नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश कुमार के साथ ही सरकार के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी के कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी शपथ ली। नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी के कोटे से कौन कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर भी मुहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों यानी विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें, या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें, या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे। इस मामले में 8 महीने से सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की जगह इस मामले में चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने सुनवाई की। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़कर शामिल थे। सुनवाई 19 अगस्त से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यपालों की भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल रबर स्टाम्प नहीं है और अदालतें ये तय नहीं कर सकती कि राज्यपाल किस तरह अपना विवेक इस्तेमाल करें। लेकिन साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक रोककर विधायिका की इच्छा को ठुकरा नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को उचित समय के भीतर बिलों पर कार्रवाई करनी होती है। अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करते तो अदालत उन्हें समय सीमा में निर्णय लेने के लिए कह सकती है, लेकिन कोर्ट राज्यपाल की भूमिका अपने हाथ में नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपालों द्वारा बिलों में की जाने वाली देरी को हर मामले की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाएगा, यानी हर केस की सुनवाई केस टू केस बेसिस पर होगी। CJ गवई ने अपने सलाहकारी मत में साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के पहला प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्यपाल और राज्य विधानसभा के बीच बातचीत की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाता है। इससे संघीय व्यवस्था और संतुलन की भावना मजबूत होती है। CJ ने कहा कि गवर्नर किसी बिल को बिना कारण बताए वापस नहीं भेज सकते, यानी अगर राज्यपाल किसी बिल को लौटाते हैं तो उन्हें साफ साफ कारण बताना जरूरी है। एक और दिन एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक नया दावा कर दिया। इस बार US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके बताया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने दोनों देशों को 350% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप का यह दावा नया नहीं है। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने के बाद से ट्रंप 60 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने ये दोनों परमाणु देशों के बीच सुलह करवाई। हालांकि भारत का कहना साफ है कि सीज फायर सीधे पाकिस्तान से बातचीत करके हुआ, किसी तीसरे देश के दखल से नहीं। ट्रंप की कहानी में एक और दिलचस्प बात, पिछले कुछ महीनों में वो टैरिफ की राशि 200% से बढ़ाकर अब 350% बताते रहे। इस बार तो उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर के पहले के आखिरी घंटों में क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी उनके पास है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक और ट्रंप का वीडियो जारी कर कहा कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र कमीशन की रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटों बाद, जिसमें दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य बढ़त हासिल की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपना पुराना दावा दोहरा दिया। उन्होंने 61वीं बार कहा है कि उन्होंने भारत पर 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था। उन्होंने ये दावा कल भी किया जब वो अमेरिका सऊदी अरब के संयुक्त कार्यक्रम में थे, जिसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को अमेरिका की US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट को भारत की कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है। इस रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले को इंसर्जेंट अटैक यानी विद्रोही हमला कहा गया है, जबकि भारत का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला था। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत पर सैन्य बढ़त मिली थी। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि रिपोर्ट के ये हिस्से हैरान करने वाले और समझ से परे हैं।
उन्होंने विदेश मंत्रालय से मांग की कि भारत इस रिपोर्ट के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराए। कांग्रेस नेता ने कहा कि लगभग 800 पन्नों की ये रिपोर्ट अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बनाई गई कमीशन की है, जिसमें 12 स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से रिपोर्ट के पेज 108 और 109 का जिक्र किया, जिसमें भारत विरोधी तथ्य बताए गए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। प्रधानमंत्री पूरी तरह चुप हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की यह रिपोर्ट आई है, जो भारत के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। कमीशन की यह वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि चीन ने किस तरह पाकिस्तान के सैन्य संकट का फायदा उठाकर अपनी रक्षा क्षमता को परखा था। साथ ही रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान की 4 दिन की सैन्य बढ़त ने चीनी हथियारों की ताकत को दिखाया। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने अपने J-35 विमानों के पक्ष में और फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में रुकावट डालने के लिए दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के चलते भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष हुआ, जिसके बाद चीन ने फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में बाधा डालने के लिए एक गलत सूचना अभियान शुरू किया, ताकि उसके J-35 विमानों के पक्ष में माहौल बन सके। इसके तहत चीन के हथियारों द्वारा नष्ट किए गए विमानों के कथित मलबे की AI इमेज को शेयर करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। ये दावे बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई लेटेस्ट यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष रेवा प्राइस के शुरुआती बयान में कहा गया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दुनिया को चीन पर और अधिक निर्भर बनाना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई की सैन्य शत्रुता में चीन की भूमिका के बारे में रिपोर्ट कहती है, इस झड़प ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना चीनी हथियारों पर निर्भर थी और कथित तौर पर चीनी खुफिया जानकारी का लाभ उठा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुशल विदेशी वर्कर्स की जरूरत है। सऊदी अरब में हुए यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ की नई पीढ़ी को कंप्यूटर चिप्स और दूसरी आधुनिक चीजें बनाना सिखा सकें। ट्रंप के इस बयान से उनके मांगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई। उनका आरोप है कि ट्रंप अब अपने पुराने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से हट रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के नियम कड़े किए हैं, फिर भी ट्रंप के विदेशी वर्कर्स पर जोर देने से समर्थक नाराज हैं। उनका कहना है ये कदम अमेरिकी नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले टेक एक्सपर्ट्स की मदद जरूरी है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो ये चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन अब बुधवार को मुंबई कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल एनसीपी शरद पवार गुट से मिला और गठबंधन का प्रस्ताव रखा। शरद पवार से मुलाकात के बाद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि उनकी पार्टी और पवार की पार्टी हमेशा से स्वाभाविक सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों दल एक जैसी विचारधारा रखते हैं, समावेश, सेक्युलरिज्म और प्रगतिशील राजनीति। इसलिए हमने प्रस्ताव दिया है कि बीएमसी चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ें। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार के साथ साथ एनसीपी एसपी की मुंबई अध्यक्ष राखी यादव से भी बातचीत की। शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी अगले हफ्ते इस पर अपना फैसला बताएगी। मुंबई के स्थानीय चुनावों पर यह मुलाकात बड़ा असर डाल सकती है। भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजय डोभाल को ढाका आने का निमंत्रण मिला है। ये निमंत्रण बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने नई दिल्ली में डोभाल के साथ हुई एक बैठक के दौरान दिया। अधिकारियों के अनुसार डोभाल ने बुधवार को खलीलुर रहमान के साथ दिल्ली में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। ये बहुप्रतीक्षित बैठक बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के 2 दिन बाद हुई। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव के बीच तालिबान प्रशासन के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी बुधवार से भारत के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अफगानिस्तान अब अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
इस यात्रा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान को बाईपास कर भारत से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। उस बैठक में दोनों देशों ने एयर फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करने पर सहमति जताई थी ताकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार बढ़ाया जा सके। दिल्ली में गुरुवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पास पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में की कगार पर है। कम हवा की रफ्तार और तापमान गिरने की वजह से प्रदूषक हवा में ही फंस गए, जिसके कारण राजधानी पर जहरी धुंध छा गई। ये जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने दिया। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका रहा। यहाँ AQI 477 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा चिंता का विषय बन गई है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना और बाहर कम समय बिताना जरूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.